आदाब नाजरीन, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मलिक फैदुल हक। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे कवानीन एक अहम ज़रिया है हमारे कमज़ोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, और ऐसे ही कुछ कवानीन के बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे माइनर कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी ऐसे मुआहदे जो नाबालिग लोग करते हैं, और हम देखेंगे कि कानून में उनकी क्या हैसियत है, क्या अहमियत है, और किस तरीके से कानून तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है नाबालिग लोगों को जो कि अपनी मासूमियत की वजह से औरों का शिकार हो सकते हैं और दूसरे आदमी की चालाकी का शिकार हो सकते हैं। क्या तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करता है कानून उन्हें जब वो माहदों में आते हैं। और इसी मज़मून पे बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब नूर मोहम्मद साहब, जो कि सेक्रेटरी DLSA कुपवारा हैं। जज साहब, मैं आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदूम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जज साहब, सबसे पहला नाजरीन की सहूलियत के लिए सवाल पूछना चाहूँगा, जब हम माहदे की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कानूनी शक्ल क्या है कॉन्ट्रैक्ट की? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, इसकी फ़िलॉसफी क्या है। ये कॉमर्शियल लॉ फील्ड जो है, कॉमर्शियल लॉ फील्ड का सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो रेगुलेट क्या करता है, क्यों बनाया गया। ये दो चीज़ रेगुलेट करता है, या तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्टीज, जो दो फरीक आपस में माहदे करते हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्या होगी और उनकी ओब्लिगेशंस क्या होंगी। तो ये इस कॉमर्शियल फील्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट ना पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। उसके बाद हम आ जाएंगे ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है। इस कानून के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं। ये सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं एनी एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल इन लॉ, कोई भी ऐसा मायदा की जो लॉ के जरिए एनफोर्स हो सकता है, एनीथिंग विच इज एनफोर्सेबल इन लॉ। अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, अब आप देखेंगे जी इसके कितने सैलेंट फीचर्स हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट के ना इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकते हैं। इसके नॉट लेस देन 6 ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बगैर ये कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल नहीं हो सकता। जैसे इसमें ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, इसमें कंसिडरेशन होनी चाहिए, इसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए, इसमें कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, जो इसका एक सैलेंट फीचर है, वही आज हमारा टॉपिक है, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट। क्या माइनर माहदे करने के लिए ना हैसियत रखता है। अगर वो कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो उस माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और उस माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट में माइनर के क्या तहफ़्फ़ुज़ात होंगे और जिनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। तो जैसा हम बात करेंगे आज माइनर यानी नाबालिग की, तो कानून की नज़र में सबसे पहले जानना चाहेंगे कि माइनर किसे कहेंगे। नाबालिग शख्स जो है माहदे करने के लिए वो किसे कहा जाएगा? देखिए माइनॉरिटी या माइनर हम उसको कहते हैं जिसने एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन नहीं की होगी। डिफरेंट लीगल सिस्टम्स में डिफरेंट पर्पस के लिए कभी ना डिफरेंट एज ना मुतय्यन की गई है। ठीक है, अगर आप देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ डजंट डिफाइन दिस ना माइनर, हु इज माइनर। तो इसके लिए हमें ना इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में जाना पड़ेगा। जिसका सेक्शन 3 ये कहता है कि हु इज माइनर। माइनर वो शख्स है, वो इंसान है जिसने अभी 18 उम्र क्रॉस नहीं की है, यानी who has not attained the age of 18 years. After completing 80 years he'll become a major, he will not remain minor. ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि अगर किसी शख्स के मुतालिक किसी कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने या गार्डियंस कोर्ट ने अपॉइंट किया होगा गार्डियन, उसके लिए एज ऑफ मेजॉरिटी है वो है 21। ठीक है, ये जो माइनर्स एग्रीमेंट है, इस माइनर्स एग्रीमेंट में बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात माइनर को दिए गए हैं। तो जैसा अब बात करेंगे माइनर कॉन्ट्रैक्ट्स की, यानी ऐसे मुआहदे जो कमसिन लोग या नाबालिग लोग जो करते हैं किसी और शख्स से जो नाबालिग ना हो, तो कॉन्ट्रैक्ट हम कब कहेंगे कि ये हो गया, यानी मुआहदा कब ख़त्म होगा या शुरू होगा, इसकी क्या फ़राइज़ होंगे दोनों फरीकैन के बीच में। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कॉन्ट्रैक्ट कब शुरू होगा। ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि जो साइलेंट फीचर्स इसके हैं, इसके 6 साइलेंट फीचर्स हैं। उसमें से सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट तो यही है, जब एक बंदा ऑफर करे और दूसरा बंदा एक्सेप्ट करे। कोई मैं चीज़ आपको देने के लिए ना राज़ी हूँ और आप लेने के लिए राज़ी हो, और बीच में जब तक कंसिडरेशन हो तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट जो है
मुकम्मल नहीं हो जाएगा। अब हम चूँकि हमारा जो ये टॉपिक है इसमें हमें आ जाएंगे आगे की, क्योंकि बहुत बार हमें वॉइड या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात आ जाएगी। जी हाँ। इसके लिए हमें ये भी पहले ये समझना है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है। जी हाँ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक जी। है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहाँ पे किसी पार्टी ने कोई असर्शन वगैरह दी होगी और जी अदर हाँ। साइड से ना एक्सेप्टेंस हुई होगी, जी। या जो किसी एक पार्टी के इंस्टेंस पे एनफोर्सेबल है, उनको जी। हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की जैसे एक डेफिनेशन आप मान लीजिए, जैसे अगर दो बंदे आपस में किसी ड्रग्स के मुतालिक कोई डील कर जी। लेते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर जी। लेते हैं, दैट कॉन्ट्रैक्ट इट्स इटसेल्फ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आप ना ड्रग्स के बारे में जो इलीगल किसी गैरकानूनी शय के लिए आप मुआहदा किसी कर रहे इलीगल हैं। चीज़ के लिए आप जी। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जी हाँ। तो जैसा अब आपने बात की वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी ऐसे मुआहदे वॉइड जो पहले से ही बेअसर हों, जिनका कानून में कोई हैसियत ना हो, और दूसरे तरीके के मुआहदे जो कि वॉइडेबल हैं, यानी एक फरीक के रजामंदी पर उन्हें बेअसर किया जाएगा। तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट जो नाबालिग लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनका कैसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कहा जाएगा और कैसा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होगा जो शुरू से ही बेअसर हो? असल में आप देखिए ना, दो इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशंस हैं जी। या दो इम्पॉर्टेंट कन्फ्लिक्ट ना, दो कन्फ्लिक्ट्स हैं। जी। देखो, अगर आप देखोगे इस माइनर की इमैच्योरिटी की वजह से जी हाँ। वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरा साइड आप देखेंगे कि नहीं, माइनर्स को भी इस वर्ल्ड में रहना है, जी हाँ। तो उनको भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट्स मुआहदे करने ही होंगे। जी। कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो इसके लिए ये चीज़ सामने आ जाती है कि उनको हम कितनी प्रोटेक्शन दें, और जिसके साथ ये कर रहे हैं कि उनको हम कितनी प्रोटेक्शन दें। जी हाँ। इसके लिए जैसे कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इसका सेक्शन 11 ऑफ ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन जी। करता है। उसमें ये कहते हैं कि एवरी पर्सन इज competent to contract. Every person is competent to यानी हर contract शख्स who कर has सकता है। attained the age of majority, जी। to which he is subject. यानी जैसा, ठीक है जी, एंड उसके साथ दूसरी कंडीशन ये है कि he should be of a sound mind and he बिल्कुल। should not be disqualified from any law to which he is subject. यानी इस हैसियत में होना चाहिए कि वो समझ सके कि क्या मुआहदा हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल जी, तो इस हैसियत में होना चाहिए कि जी। वो समझ सके कि ना वो क्या कर रहा है, उसके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो जैसा कि आपने फरमाया, सेक्शन 11 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बच्चा नाबालिग है, 18 साल से कम उम्र का है, वो एक मुआहदा नहीं कर सकता। लेकिन जैसा अब आए दिन बाज़ार में हम देखते हैं चीज़ों की ख़रीद फ़रोख्त होती है, वहाँ ये नहीं देखा जाता कि 18 साल से उम्र जो है वो 18 साल से कम है या ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि वो मुआहदे हो ही नहीं सकते, यानी खरीद फरोख्त बाजार में क्या हो ही नहीं सकती बच्चों के साथ। इसी वजह से मैंने कहा दो कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें हैं, जिसमें एक बच्चे को इस दुनिया में रहना भी है, जी। और उसकी इमैच्योरिटी की वजह से हम ये कहेंगे कहीं वो कहीं धोखे का शिकार ना हो। ठीक है, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये माइनस एग्रीमेंट जो है, माइनस कॉन्ट्रैक्ट, इसके तहफ़्फ़ुज़ात इस आज के टॉपिक में हम जैसे कहीं कुछ हद तक डिस्कस करेंगे। आप देख लीजिए कि अब हम सीधे ये कह सकते हैं, जब हम सेक्शन 11 की बात करेंगे जिसमें ये कहता है कि पर्सन शुड बी एज ऑफ मेजॉरिटी, दिस मीन्स माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि माइनर को इसमें रहना भी है, अगर आप देखेंगे इंग्लैंड में भी आप देखेंगे पहले ये कहते थे कि जो माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट है वो है दैट्स वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इंग्लैंड में इन्फेंट्स रिलीफ एक्ट आने से पहले एवरी कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर वाज ट्रीटेड एज अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट जो इस पार्टी के, यानी इस माइनर के इंस्टेंस पे आप इसको एन्यूल भी कर सकते हैं और इसको कंफर्म भी कर सकते हैं, या आप इसको एनफोर्स भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड में इन्फेंट्स रिलीफ एक्ट आ गया जिसने इस माइनस एग्रीमेंट को वाइड एब इनिशो करार दिया। सेम प्रपोजिशन इन इंडिया में भी आ गई। ठीक है, इंडिया में जो हम इस माइनस एग्रीमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं इसको डिराइव करते हैं एक इंपॉर्टेंट केस लॉ से, जो ना बहुत ही ज़्यादा फेमस केस लॉ है, मोहरी बीबी वर्सेस दरमोदास। उसमें क्या चीज़ होती है कि एक माइनर जो है वो अपना मॉर्गेज कर लेता है इन फेवर ऑफ सम लैंडलॉर्ड। ठीक है, तो उसमें ही इज़ गेटिंग एन एडवांस, जो वहाँ से लोन ले रहा है कुछ 20,000 विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%, और उसके बाद वो कहीं जाके आगे इसको रिप्यूडिएट कर लेता है। राइट, उसके बाद द क्लेम इज वेंट टू द प्रिवी काउंसिल कि ये जो है इन्होंने जो लोन लिया हुआ है ये रिपे होना चाहिए। लेकिन प्रिवी काउंसिल हैज हेल्ड कि द मॉर्गेज पार्ट विल बी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इलीगल, एज वाइड, क्योंकि प्रिवी काउंसिल की जजमेंट से, इस मोहरी बीबी दरमोदास की जजमेंट से, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वाइड एब इनिशो।
यानी फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन दिस एग्रीमेंट इज वाइड एंड श्योर, इट डजंट हैव एनी एनफोर्समेंट इन द आइज ऑफ लॉ। तो जैसे साहब जब हम कहते हैं कि जो नाबालिग लोग हैं उनके साथ जो भी मुआहदे होंगे वो शुरू से ही बेअसर होंगे, यानी उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, तो फिर आए दिन जब हम देखते हैं बाजार में कोई बच्चा जो है मसलन जूते की दुकान पर जाता है, जूता खरीदता है, क्या ये बाद में वापस आ सकता है बिना जूता वापस दिए कि नहीं आप मुझे पैसे वापस करें क्योंकि हमारे बीच में मुआहदा तो हुआ ही नहीं था? या अगर वो कोई शय उठाता है दुकान से, उसके पैसे अदा नहीं करता, कहता है बाद में अदा करूंगा, क्या वो बाद में ये चीज़ कह सकता है क्योंकि कानून में कोई हैसियत ही नहीं थी मुआहदे की, मैं पैसे देने से गुरेज कर रहा हूँ? इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर नेसेसरीज। जी। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो बच्चे के इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में रहने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नेसेसरीज इवन इंग्लैंड में भी था, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नेसेसरीज को उन्होंने वहाँ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स बताए गए हैं, राइट। तो उसके ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, जैसे आप कह रहे हो कि कहीं कोई बच्चा किसी दुकान पे चले जाए, अगर इसकी नेसेसरी आइटम्स है तो उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एज पर इंग्लैंड लॉ दिस इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर आप देखोगे इंडिया दिस इज टोटली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट हियर। ये कॉन्सेप्ट फिर डिराइव किया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक केस ला से, जिसको कि राजा रानी वर्सेस प्रेम अदीब, उसमें भी यही चीज़ डिस्कस हुई है कि एक फादर जो है वो अपनी बेटी का ऑन बिहाफ ऑफ हिज डॉटर ही इज एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ फिल्म प्रोड्यूसर कि मेरी बेटी जो है आपके फिल्म प्रोडक्शन में एक बतौर फिल्म एक्ट्रेस काम करेगी, ठीक है, अगेंस्ट पेमेंट ऑफ रुपीज सम 9,000 समथिंग। उसके बाद क्या हो जाता है कि ये जो प्रेम अदीब फिल्म प्रोड्यूसर है, कुछ वक्त काम करने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट कर देता है। उसके बाद द माइनर थ्रू हर नेक्स्ट फ्रेंड, जो ये राजा रानी है, शी वेंट टू द कोर्ट फॉर एनफोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ये हेल्ड करता है कि इवन द कॉन्ट्रैक्ट्स which are contracts of necessaries, contracts of necessary, contracts of necessary जो है, those contracts are also not enforceable क्योंकि ये contract जो है wide contracts है। अब इस चीज़ को देखने के लिए, ये mitigate करने के लिए कि कहीं necessaries contracts भी जो है ना invalid या void करार दिए गए हैं, इसमें फिर थोड़ा सा mitigation ना हुआ है, यानी कि थोड़ी सी कमी आ गई है। उसके बाद जैसे अप्रेंटिसेस एक्ट ना लागू हो गया, या पार्टनरशिप एक्ट लागू हो गया। अप्रेंटिस एक्ट 1961 भी यही कहता है कि ड्यूरिंग अप्रेंटिसशिप अगर कोई एम्प्लॉयर किसी को ट्रेनिंग दे रहा है, उस अप्रेंटिसशिप के दौरान उसको स्टाइपेंड देना जरूरी है। या आप देखोगे सेक्शन 30 ऑफ दिस पार्टनरशिप एक्ट, जिसमें ये कहते हैं कि माइनर कैन बी एडमिटेड टू द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, लेकिन वो एंड ही इज नॉट पर्सनली लायबल, लेकिन उसका जो एसेट है that will be liable to the partnership। यानी जैसा अब एक पार्टनरशिप में माइनर जो है वो एक बाज़ाब्ता एक पार्टनर बन सकता है। he cannot become a partner, लेकिन जो उसके प्रॉफिट्स है, जो पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स हैं, he can be admitted to that partnership profits। अच्छा, सिर्फ फायदे के लिए, सिर्फ फायदे के लिए he can become a partner to that profits। यानी ये चीज़ को देखने के लिए, इस चीज़ को देखने के लिए फिर क्या हो गया जी, then section 68 of this Indian Contract Act, it exempts those contracts which are meant for the necessaries from the vice of nullity। क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि ये जो राजा रानी वर्सेस प्रेम अदीब की जो जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट की है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि इवन नेसेसरीज कॉन्ट्रैक्ट्स में भी जो है ये चूँकि ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स है, दो दे आर नॉट एनफोर्सेबल, इसी के लिए ये जो है सेक्शन 68 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में आया है। यानी जैसा जो सेक्शन 68 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो ये कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो कम उम्र के लोग हैं उनके साथ अगर आप मुआहदे करोगे वो शुरू से ही बेअसर रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा मुआहदा जो अशद ज़रूरियात के लिए किया गया हो, बच्चों की, कम उम्र के लोगों के लिए, वो मुआहदा जो है वो कानून में उसकी हैसियत जो है वो रहेगी, वो नाफिज भी हो सकता है। बिल्कुल, जो सेक्शन 68 है ये बेसिकली सिर्फ एग्जेम्पशन के लिए है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि माइनर्स एग्रीमेंट अगर इवन बेनिफिशरीज के लिए भी, इवन फॉर नेसेसिटीज के लिए भी है, ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स है, इस नलिटी को एग्जेम्पशन के लिए ये सेक्शन 68 है। ये सेक्शन 68 क्या है कि कोई भी ऐसा इनकैपेबल पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, या उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन जो उस इनकैपेबल पर्सन के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर उससे कोई बेस्ट सूटेड टू हिज कंडीशन कोई चीज़ मिल जाती है, ठीक है, तो उसको वो ना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट्स को, यानी उन नलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स है, दिस इज जस्ट फॉर प्रोविजो फॉर दैट ना नलिटी कॉन्ट्रैक्ट। तो साहब अब हम इन कवानीन को दूसरे नुक्ते नज़र से देखते हैं कि
बहुत बार देखा जाता है 18 साल से कम उम्र के लोग जो हैं बाज़ार में चीज़ें खरीदने के लिए या बेचने के लिए भी जाते हैं। मसलन अब एक बच्चा है दुकान पे बैठा हुआ है, इसने कोई इंसान आया, कोई 18 साल से ज़्यादा उम्र का आदमी आया, उसने कहा कि मुझे ये शय चाहिए, ख़रीदनी है, वो ये शय दे देता है। उसके बाद जो है वो पैसे नहीं देता खरीदने वाला, वो ये कहता है कि मुआहदा, ये तो मुआहदा हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो अपना हिस्सा जो मुआहदे का है ये पूरा कर लेता है, लेकिन जो शख्स है जो कि बालिग शख्स है वो अपना हिस्सा पूरा नहीं कर रहा, तो उस सूरत में क्या ये मुआहदे नाफिज हो सकते हैं? बिल्कुल जी, आप देखिए कानून में इसकी ये पोजीशन है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो ना इस माइनर की बेनिफिशरी के लिए है, जी हाँ, और इफ़ ही इज़ अ माइनर, इफ़ ही इज़ अ प्लेंटिफ, जी दिस इज़ एनफोर्सेबल इन लॉ। जी, ठीक है, अगर इसमें इस बच्चे के जो फ़ायदे के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्सेबल है एज पर लॉ, जहाँ पे वो प्लेंटिफ है। अब सूरत ये आती है कि कहीं अगर वो डिफेंडेंट हो तो उसमें क्या सूरत आ जाएगी। ठीक है, उसमें जैसे लाहौर हाई कोर्ट की और इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक डाइवर्जेंट ओपिनियंस है। लाहौर हाई कोर्ट की ये ओपिनियन है कि अगर इसमें कहीं इसने स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ली है इस कॉन्ट्रैक्ट में, और उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में उसने कुछ इंटरेस्ट या बेनिफिट भी लिया हुआ है, एज पर लाहौर हाई कोर्ट्स ना ओपिनियन कि ही हैज़ टू रीपे इट बैक the specific property as well as the benefit which he has now received from that specific property। लेकिन आप देखिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ओपिनियन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओपिनियन में he has to only repay back this specific property, not the interest which he has derived from that। अच्छा, जो फायदे हैं वो उनको वापस नहीं करने हैं। यानी कानून की ये नज़र है कि अगर जो बच्चा है 18 साल से कम उम्र का है, इसके फ़ायदे के लिए कोई मुआहदा है तो वो नाफिज हो सकता है, लेकिन अगर इसके नुकसान के लिए है तो वो नाफिज होना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो नाफिज होना बहुत मुश्किल है। तो जैसा अब बात करते हैं ऐसे अशखास की जो कि माइनर्स के साथ, नाबालिग लोगों के साथ अच्छे दिल से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी उन्हें ये समझ नहीं होगी कि 18 साल से कम उम्र का शख्स है और मुझे इसके साथ मुआहदा नहीं करना चाहिए। तो क्या कोई कानून में ऐसी सूरत है कि वो ये कहे कि जिस वक्त मैंने मुआहदा किया था उस वक्त मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि ये शख्स 18 साल से कम उम्र का है, इसलिए इस मुआहदे को नाफिज किया जाए? जी, इस सूरत में देखिए हमारे पास जैसे दो किस्म के एग्रीमेंट्स हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जैसे कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे पूरा जो एग्रीमेंट है उसके टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, जिसका कुछ पार्ट जो है वो फुलफिल हुआ है और कोई पार्ट जो है अभी फुलफिल नहीं हुआ है। जो ये एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में उसमें जो लाइबिलिटी जो है उसमें लाइबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की सेम रहती है, लेकिन एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे हो गए। जी, जो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है जहाँ पे कुछ अभी कंडीशंस फुलफिल नहीं हुए वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाते हैं। जी। तो जैसा क्या अगर जो माइनर है, नाबालिग शख्स है, वो खुद कहता है कि मैं 18 साल से ज़्यादा की उम्र का हूँ मुआहदे के वक्त, तो क्या ये कोई दिफा रहेगा बालिग शख्स के लिए जो कि उसके साथ मुआहदा करेगा कि नहीं, इसने खुद एतराफ़ किया था मैं 18 साल का हूँ, जो कि गलत? इस सूरत में जैसे आप देखोगे अगर माइनर खुद भी इनोसेंट है या जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले को आउट ऑफ हिज ना ऑनेस्टी उसको ही वाज नॉट हैविंग ए नॉलेज कि उसको ये नहीं पता थी कि ना ये शख्स जो है ये माइनर है, उस सूरत में जिसको हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन, उस इसमें रेस्टिट्यूशन ना पॉसिबल है, क्योंकि इसमें आप देखोगे सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। रेस्टिट्यूशन क्या होगा? रेस्टिट्यूशन हो गया जैसे जो चीज़ इसने दी है क्या मैं उसको वापस ले सकता हूँ, चाहे दोनों सूरत से, रेस्टिट्यूशन बाय द माइनर और रेस्टिट्यूशन अगेंस्ट द माइनर। ठीक है, इसमें जैसे सेक्शन 65 हमें ये कहता है कि अगर हमें कल को ये लगे कि एग्रीमेंट जो है वो वाइड हुआ या किसी भी सूरत से कॉन्ट्रैक्ट हमें कल डिस्कवर हुआ कि वाइड है, उस सूरत में जिस पार्टी ने इस कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ हासिल की होगी वो वापस मिलेगी, वो उसको रिम्बर्स करना है वो उसको रिम्बर्स करना है वापस नहीं। रिम्बर्समेंट का मतलब क्या है कि रीजनेबल प्राइस, नॉट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जैसे अगर माइनर और कोई बालिग शख्स आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट जैसे अगर ना 20 रुपए की कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन रीजनेबली हमें लगेगा कि अगर उस माइनर ने सिर्फ 10 रुपए लिए हैं तो उसने वो खर्च किए, हमें लगेगा, हमें ये देखना है कि रीजनेबली व्हाट कुड बी रिइंबर्स्ड, दैट इज टू बी रिइंबर्स्ड एज पर, यानी जैसा जो मुआहदे से पहले सूरत हाल थी वो बहाल हो जाए। अब मसलन एक नाबालिग शख्स जो है पैसे लेता है एक बालिग शख्स से, उसे कहता है कि मैं फ़लाँ जगह पे आपको ये ज़मीन ख़रीद के दूंगा, आप मुझे पैसे दे। वो ये पैसे ले लेता है, उससे पैसे खर्च हो जाते हैं और उसके बाद उसके पास कोई पैसे नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है जहाँ से वो पैसे कमा सके। तो इस सूरत में बालिग शख्स क्या कर सकता है जिसने पैसे दिए हैं? क्या वो वापस ले सकता है ये पैसे किसी सूरत में इस
नाबालिग शख्स से? जैसे इसको कहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं बात ना, जब कभी सेल ऑफ मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाती है और उसमें अगर प्लेंटिफ यानी लेने वाला परचेजर जो है वो माइनर है, और अगर ये एग्रीमेंट जो है इसने पेमेंट अपनी करी है, उसके बाद इसने एग्जीक्यूट भी की है ना कोई रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इसके बाद ये जो प्लेंटिफ है, ये जो माइनर है, ही कैन फाइल ए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ही कैन फाइल ए सूट फॉर पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी ये तो नाबालिग शख्स की तरफ ये से नाबालिग होगा। शख्स, हाँ, ये नाबालिग शख्स की तरफ से कर सकता है। जी हाँ। इसी तरह से अगर आप देखोगे, अगर इसने सिर्फ पार्ट पेमेंट दिया हुआ है लेकिन इसने पूरा पेमेंट नहीं दिया हुआ, उसके बाद कोर्ट कैन मेक एन ओपिनियन की लेट ही पे द रेस्ट ऑफ द पार्ट पेमेंट, उसके बाद उस पार्ट पेमेंट करने के बाद दिस एग्रीमेंट कैन बी मेड एनफोर्सेबल। यानी जितनी वो नाबालिग शख्स जो है जितनी पेमेंट कर सकता है वो फिर उतनी ही करेगा। जी जी बिल्कुल। और जैसा अगर उसके पास पैसे ही ना हो बिल्कुल, तो क्या उस सूरत में वो कुछ अदायगी नहीं करेगा? अगर माइनर के पास कोई पैसा ही ना हो, तो उसके बाद आप देखिए जब वो कोर्ट जाएंगे तो उसके बाद इन द ओपिनियन ना, कोर्ट की जो ओपिनियन ये बन सकती है कि जो माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये इटसेल्फ एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पे अगर इसने डिस्पाइट हैविंग ए नॉलेज कि ये माइनर है, तो वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट माइनर के खिलाफ एनफोर्स नहीं कर सकता है। सब एक और सूरत ये हो सकती है कि मसलन 18 साल से कम उम्र का जो शख्स है वो मुआहदे में नहीं आ सकता। मसलन 17 साल की उम्र पे कोई शख्स जो है एक मुआहदे में आता है, और जब वो 18 साल का हो जाए उसके बाद वो इस चीज़ का एतराफ़ करता है कि हाँ मैं उस मुआहदे में हूँ, तो क्या उस सूरत में वो मुआहदा नाफिज किया जा सकता है? इसको हम कहते हैं रेटिफिकेशन। जी हाँ। क्या ये बालिग होने के बाद इस चीज़ को रेटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? दो सूरत इसमें है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इन द बेनिफिट ऑफ द माइनर है, श्योरली ही कैन आफ्टर अटेनिंग द मेजॉरिटी एज ही कैन रेटिफाई इट और ही कैन एन्यूल इट। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इट्स नॉट इन द फेवर ऑफ द माइनर, ही कैन नॉट, सिंस जब हम पहले से ही कह रहे हैं कि दिस कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वाइड एब इनिशियो, दिस इज अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड ना एट ऑल। तो जैसा अब ऐसी सूरत हाल में जहाँ दोनों फरीकैन जो है दोनों ही नाबालिग हों, तो ऐसे मुआहदे या ऐसे अग्रीमेंट कानून में क्या हैसियत रखते हैं? जैसे हम खुद ही पहले कह रहे हैं, जैसे हमने पहले भी बात की कि जो सेक्शन 11 है, सेक्शन 11 डिफाइन करता है कि कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जहाँ पे कहते हैं कि ही शुड बी ए एज ऑफ मेजॉरिटी। जब वो चूंकि मेजर है ही नहीं, तो दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दोनों तरफ से वाइड हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि ये लोग कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। ये जो नाबालिग लोग हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं थ्रू देयर गार्डियंस, ठीक है। अब जो गार्डियंस है ये कौन लोग हैं? गार्डियंस कैन बी ए सप्लीमेंट टू देयर इनकैपेसिटी, क्योंकि ये इनकैपेसिटी की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट इस दुनिया में ये नहीं कर सकते हैं, तो इनके बिहाफ पे इनके जो गार्डियंस हैं दे कैन कम एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द अदर पीपल। कानून में ऐसी जवाज़त भी है कि जो नाबालिग शख्स है उसकी तरफ से एक बालिग शख्स जो है, जो उसका जिम्मेदार हो या रिश्तेदार हो करीबी, वो एक मुआहदा कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन जैसा अब ये किस हद तक मुआहदे हो सकते हैं? क्या वो उसके नुकसान के लिए मुआहदा कर सकता है? अब देखिए, पहले हम ये देखेंगे कि ये गार्डियंस जो है जी, ये जो इनके कस्टोडियंस जो है जी, वो किस तरीके के कस्टोडियंस हो सकते हैं। ये कस्टोडियन जो है वो 3 तरीके के हो सकते हैं जी। या तो ये कस्टोडियन और यू कैन से गार्डियंस हु हैव बीन अपॉइंटेड बाय सिविल कोर्ट और बाय कोर्ट ऑफ वार्ड्स जी। दो तरीके की कोर्ट होती है, एक तो सिविल कोर्ट है, एक वो कोर्ट विच हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट। बिल्कुल ठीक है। या तो कोई गार्डियन ऐसा हो सकता है जो टेस्टामेंट्री गार्डियन है जी, ठीक है। या तो कोई गार्डियन ऐसा हो सकता है जो नेचुरल गार्डियंस है। जो ये पहला वाला गार्डियन है, गार्डियन अपॉइंटेड बाय सिविल कोर्ट और गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट ऑफ वार्ड्स, अदालत जिसको अपॉइंट करेगी, ये गार्डियन जो है इसके जो रोल होगा, इसके जो लाइबिलिटीज़ होंगे, इसकी जो ऑब्लिगेशंस है, वो तय करती है यही गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट। पूरा इसकी रेगुलेशन इसी से यही कर सकती है। जैसे आप देखोगे सेक्शन 27 ऑफ इंडियन दिस गार्डियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट, वो प्रिस्क्राइब करता है कि इस गार्डियन पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। वो गार्डियन इस माइनर्स प्रॉपर्टी का ऐसे ही ख्याल रखेगा एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस जी, यानी जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस जो आप रीजनेबली सोच सकते हो कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का इस तरीके से ख्याल रख सकता हूँ, उसी तरीके से इसने उस वार्ड का जिसके लिए अपॉइंटेड गार्डियन है इसकी प्रॉपर्टी का ख्याल रखना है। और इसको ये रीजनेबली ही हैज टू प्रोटेक्ट दिस प्रॉपर्टी ऑफ जिस तरीके से शाइस्ता आदमी करेगा, हाँ, फॉर रियलाइजेशन, फॉर प्रोटेक्शन, फॉर सो मेनी थिंग्स, ठीक है। ये हो गया एक। दूसरा, अगर ये कल को
इस पार्ट्स की प्रॉपर्टी, इस माइनर की प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करना चाहे, जी। सेल करना चाहे, ट्रांसफर करना जी चाहिए, सर। सेक्शन 29 ऑफ द सेम एक्ट, जी। इसी गार्डियंस एंड इंडियन वार्ड्स एक्ट कहता है गार्डियंस कि एंड ही हैज टू सीक परमिशन फ्रॉम द कोर्ट बिफोर एंटरिंग अच्छा, सच। अदालत से इजाजत लेनी ये होगी। किस चीज़ के लिए है? जस्ट फॉर प्रोटेक्टिंग द माइनर्स इंटरेस्ट, बिल्कुल। कहीं माइनर्स इंटरेस्ट जो है वो ज़ाया ना हो जाए। बिल्कुल सर। ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए, अब सेक्शन ना टेस्टामेंट्री गार्डियंस, जी। टेस्टामेंट्री गार्डियंस वो गार्डियंस होते हैं जहाँ पे बाय वे ऑफ अ टेस्टामेंट, जी। बाय वे ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, हम किसी शख्स को अपॉइंट करते हैं कि ये जी इस फलानी माइनर का गार्डियन जी। है। इस गार्डियन की भी जिम्मेदारी जो है वही यही गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट प्रेस्क्राइब करता है। अच्छा। ये जो सेक्शन, इसके सेक्शन 29 है जो ये कहता है कि आप इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे जी। इस माइनस प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए, रियलाइजेशन के लिए, इसकी ना वैल्यू के लिए, इसी तरीके से ये प्रोटेक्शन करनी है। लेकिन इसमें यहाँ भी अगर इसको कल को किसी ट्रांसफर की कोई सेल कर रही हो, कोई जी, मॉर्गेज सर। करनी हो, स्टिल ही हैज टू सीक द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल जी, नाउ सर। द कोर्ट व्हिच ही बिल्कुल, अदालत से जो अदालत से इजाजत जरूर लेगा और उसके बाद ये इजाजत बड़े लेंगे। मायदे करेगा। अब रह गया तीसरा चीज जो है नेचुरल गार्डियंस। जी सर। अब देखिए नेचुरल गार्डियंस अगर आप हिंदू लॉ में देखेंगे, नेचुरल गार्डियंस गवर्न करता है इन हिंदू लॉ बाय हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियन, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियंस जी। जहाँ पे वो दो स्पेसिफिक चीज़ है कि कोई भी गार्डियन जी। एक माइनर की प्रॉपर्टी के लिए अपना कोई पर्सनल कोवेनेंट नहीं बना सकता है। जी। दूसरा सेम है कि अगर कल को इसी बारे में, जैसे मॉर्गेज वाली बात है जो हमने ऊपर पहले कही जी। कि मॉर्गेज है, गिफ्ट है, सेल है, तो वहाँ भी उसको कोर्ट की परमिशन लेना। यानी जैसा necessary। तहफ़्फ़ुज़ात फराहम है उन चीज़ों के लिए उन कि चीज़ों बड़े के मायदे लिए। आपकी तरफ से कोई अब नहीं कर चूंकि सकता। हमने ये हिंदू लॉ जी। देखा, उसके बाद हम देखेंगे कि मोहम्मदन लॉ में, मुस्लिम जी। लॉ में क्या चीज़ है। मुस्लिम लॉ में भी ये जो नेचुरल गार्डियंस है ये प्रेस्क्राइब, ये गवर्न करता है बाय वे ऑफ द पर्सनल लॉज। जी। जी। उसमें भी उस गार्डियन को उसी तरीके से इस प्रॉपर्टी का ख्याल रखना है जैसे वो अपनी प्रॉपर्टी का ख्याल रख सकता है। बिल्कुल। लेकिन कुछ सूरत में, कुछ जी। सूरत में वो इस प्रॉपर्टी का कुछ तरीके से जो है वो इस्तेमाल में ला सकता है। जी हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये माइनर्स प्रॉपर्टी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है विच हैज, जहाँ पे ये कहीं डिस्ट्रॉय हो सकती है, जी हाँ। तो जैसे वो आप रीजनेबली अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए उसको जी। सेल ऑफ यानी करोगे, उसका रवैया यही रहेगा जैसा उसकी खुद की प्रॉपर्टी हाँ। पे उसका या शाइस्ता तौर पे इसकी रहता है। प्रॉपर्टी जी। को इस पे इसके इतना खर्चा आता है कि जो इसका प्रोड्यूस है जी हाँ। उसका उतना वैल्यू नहीं है। बिल्कुल। उस सूरत में भी ये ना ये प्रॉपर्टी जो बिल्कुल है जैसा। ये डिस्पोज ऑफ कर सकता बिल्कुल है। जैसा। या उस सूरत में जैसे आप देख लीजिए कि ये जो माइनर है ये कहीं ना इसकी डेथ हो जाती जी। है और इसके डेथ के बाद उसके ना कोई डेट ऐसा है, कोई कर्जा इस पे इतना है जी कि जैसा। वो कि डेट, ये जो कर्जा इस पे है, ये कर्जा कैसे, इस कर्जे की अदायगी कैसे होगी, जी। उस अदायगी की ना अदायगी के लिए ये माइनस प्रॉपर्टी को जी। ना डिस्पोज बिल्कुल ऑफ कर जैसा। सकता है। यानी ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी जी बिल्कुल। तो सब आखिर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस गुफ्तगू में आने के लिए और हमें अपने वसी तजुर्बात और वसी मुताले से हमें मुस्तफ़ीद करने के लिए। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। अगले हफ्ते हम फिर हाज़िर होंगे किसी और अहम कानूनी मौजू को लेके, किसी और अहम कानूनी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।